हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबने पिछली वीडियो में जो भी मैंने समझाया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में वो अच्छे से समझ लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी कि किस तरह से हम एल्केन, किसी भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र पता कर सकते हैं और उनकी रासायनिक संरचना कैसे बनाई जाती है वो भी आपने अच्छे से सीख ली होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मुझसे दोस्ती करोगे। सिंपल सी बात है, इसका क्या मतलब है मुझसे दोस्ती करोगे कि कोई भी ऐसा इंसान जो दोस्त बनाना चाहता है, किसी को भी दोस्त बनाना चाहता है, तो यहाँ ये चीज़ किसके लिए कही गई है? मुझसे दोस्ती करोगे, कार्बन के लिए कही गई है। क्योंकि कार्बन जो है एक बहुत ही अच्छा, अगर हम इसको इंसानों से रिजेंबल करें, इसकी समानता इंसानों से करें, तो अगर कोई इंसान हर किसी को दोस्त बनाना चाहता है तो वो सबसे पूछता है कि मुझसे दोस्ती करोगे। इसका मतलब वो इंसान काफ़ी अच्छा है, उसका स्वभाव जो है वो काफ़ी मित्रतापूर्ण है। तो बिल्कुल ऐसा ही कार्बन के साथ है। कार्बन जो है वो एक ऐसा तत्व है जिसका नेचर मित्रतापूर्ण है, मैत्रीपूर्ण इसका नेचर है। इसकी प्रकृति जो है वो अत्यंत मैत्रीपूर्ण है। कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है, इसलिए ये किसी भी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ आबंध बना सकता है। हमने अभी तक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा और हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया था कि जो ये नाम है हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब ही है कि इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है। ये जो यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको मीथेन का बताया था, मीथेन का सूत्र है CH4। ऐसे ही एथेन का सूत्र है C2H6। ये हमने इस तरह से हमने कई हाइड्रोकार्बन के सूत्र भी देखे और उनकी संरचना भी हमने बनाई। तो कार्बन जो है सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही आबंध नहीं बनाता है, बल्कि ये दूसरे तत्वों जैसे हैलोजन, हैलोजन का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको जिस हैलोजन क्या है, यहाँ पर मैं आपको सूत्र भी लिख कर दिखाऊंगी, संरचना भी लिख कर दिखाऊंगी ऐसे यौगिकों की जिनमें जो कार्बन है वो इन दूसरे तत्वों के साथ आबंध बनाता है। जैसे कार्बन जो है, अगर ये जो मीथेन है, मीथेन में से आप एक हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह पर ये क्लोरीन के साथ भी आबंध बना सकता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जो हमारे 4 हाइड्रोजन थे उनमें से एक की जगह पर आ गया क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। तो इस तरह से ये हैलोजन के साथ भी आबंध बनाता है। बिल्कुल उसी तरह से ये ऑक्सीजन के साथ भी आबंध बनाता है। एक ऑक्सीजन वाले कार्बन यौगिक का मैं आपको सूत्र लिखकर दिखा रही हूँ। ये है, ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ भी आबंध बनाया है, नाइट्रोजन के साथ भी ये आबंध बनाता है। तो इसका एक सूत्र मैं लिख रही हूँ आपको नाइट्रोजन का दिखाने के लिए, CH3। इसको अगर मैं सही तरह से दिखाऊं तो, क्योंकि यहाँ पर आपको कार्बन की का आबंध नहीं दिखाई देगा नाइट्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन 3 जे हाइड्रोजन है और इसके बाद जे है NH2। इसके अंदर कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ आबंध बनाया है। ऐसे ही सल्फर, सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। जैसे ये यहाँ पर मैंने इस ऑक्सीजन का के साथ आबंध दिखाने के लिए ये आपको एक रासायनिक यौगिक का फॉर्मूला सूत्र दिखाया है। तो यहाँ ऑक्सीजन हटाकर आप सल्फर लगा दो, ये भी एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें कार्बन सल्फर के साथ आबंध बनाता है। तो जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का मतलब है जो कार्बन की श्रृंखला होती है हाइड्रोजन के साथ। जैसे मैंने ये एक श्रृंखला बनाई है, अगर आप इसका नाम मुझे बता सको या अपने माइंड में सोच सको कि ये क्या है, इतनी देर में आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा यौगिक है। ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है। और अब मैं इसका नाम
आपने अगर सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको चेक कर सकते हो। मैं अब आपको इसका नाम बताऊंगी। इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप। और जितने भी कार्बन कार्बन आबंध हैं सभी एकल आबंध है, इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे एन। तो ये बन गया प्रोपेन। तो ये मैंने प्रोपेन की संरचना लिखी है और इसका सूत्र है C3H8। जो आप एल्केन का मैंने आपको सामान्य सूत्र बताया था, उससे भी इसकी जांच कर सकते हैं, जहां N का जो मान है वो 3 है। ओके, तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व कौन से, ये जो दूसरे तत्वों की बात करी है, ये तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि उनको हटाकर, हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेते हैं, और इस तरह से जगह लेते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। हमें पता है कार्बन की संयोजकता क्या है, 4। तो कार्बन जो है, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो कार्बन अपनी चतुर संयोजकता को या तो दूसरे कार्बन के साथ आबंध बनाकर संतुष्ट करता है या हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाकर, जैसा कि इसमें हमने देखा है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक तत्व आता है तो वो इस तरह से हाइड्रोजन को हटाकर कार्बन के साथ आबंध बनाएगा कि कार्बन की चतुर संयोजकता पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अभी भी संतुष्ट ही रहती है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह पर क्लोरीन लगा दिया, हमने ये हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह पर लगा दिया क्लोरीन। अभी भी संयोजकता इसकी सही है, संतुष्ट है, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन एकल आबंध बनाता है, क्लोरीन भी एकल ही आबंध बनाता है। या हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन हटाकर ऑक्सीजन लगा देते हैं। जैसे मैंने ये 2 हाइड्रोजन हटा दिए और हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो उसकी संयोजकता 2 है, वो 2 आबंध बनाएगा। किसी भी या तो 2 दूसरे परमाणुओं के साथ एक एक आबंध बना सकता है या किसी एक परमाणु के साथ 2 आबंध बना सकता है। जैसे ये जल का सूत्र है, तो इसमें ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ 2 आबंध बनाए हैं, तो ऑक्सीजन की द्विसंयोजकता संतुष्ट हो रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या करता है, ऑक्सीजन इस तरह से भी आबंध बना सकता है, और भी तरीका है, एकल आबंध भी बना सकता है। तो यहाँ भी कार्बन की चतुर संयोजकता संतुष्ट है। इस तरह से ये सभी हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर कार्बन के साथ आबंध बनाते हैं, और इस तरह से बनाते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। हाइड्रोकार्बन में हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं सिर्फ, और अगर वहाँ पर कार्बन के साथ किसी दूसरे तत्व को, किसी दूसरे परमाणु को आबंध बनाना है तो उसे हाइड्रोजन को हटाना ही होगा, क्योंकि पहले से ही कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट किया हुआ है। तो जब तक हम हाइड्रोजन को हटाएंगे नहीं तब तक कोई दूसरा कार्बन के साथ आबंध कैसे बनाएगा। तो वो जो दूसरे तत्व हैं, हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर या और भी कोई, वो पहले हाइड्रोजन को हटाते हैं, उसकी जगह खुद ले लेते हैं, और इस तरह से करते हैं कि कार्बन की चतुर संयोजकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो संतुष्ट ही रहती है। ठीक है, जो ऐसे यौगिकों में जो ये जो अभी मैंने आपको सारे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये जो मैंने आपको परमाणुओं के नाम बताए हैं, या इस तरह से दूसरे भी जो कि हाइड्रोजन को हटाकर उनकी जगह ले लेते हैं, उन्हें विषम परमाणु कहते हैं। विषम मतलब अलग आ गया, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन, अगर इनके अलावा कोई दूसरा परमाणु बीच में आ जाता है तो उसको विषम परमाणु कहेंगे। ठीक है, विषम मतलब कोई दूसरा। इन यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं, और ये विषम परमाणु कुछ परकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं। अब ये परकार्यात्मक समूह क्या है? परकार्यात्मक समूह ये कोई एक परमाणु भी हो सकता है या परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, जो जब हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में लग जाता है कार्बन के साथ,
तो ये उस हाइड्रोकार्बन के गुणों को बदल देता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि आपकी क्लास है, उसमें सभी बच्चे एक जैसे हैं, सभी बच्चे बहुत शांत स्वभाव के हैं। तो कोई भी टीचर आकर आपको पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं कि बहुत मज़ा आता है उस क्लास में पढ़ाकर, बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, शांति से बिल्कुल बैठकर क्लास में सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ समझते हैं। लेकिन अगर उस क्लास में कोई एक बच्चा और ऐड हो जाता है जो कि बहुत ही शरारती प्रकृति का है, तो अब वो क्या करेगा, क्लास में पढ़ाते हुए टीचर के बातें बातें करेगा, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है कुछ बच्चे उसके साथ बातें करना शुरू कर दें, वो उनका नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो उससे क्या होगा, क्लास में डिस्टर्बेंस रहनी शुरू हो जाएगी। तो अब जो टीचर पहले ये बोलता था कि ये क्लास बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, अब वो टीचर ये कहेगा कि अब ये क्लास बुरी हो गई है। तो उस एक बच्चे के आने से उस क्लास का जो प्रकृति टीचर बताया करता था, अब वो प्रकृति बदल गई। बिल्कुल उसी तरह से एक हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी दूसरा परमाणु आ जाता है तो वो इस हाइड्रोकार्बन के गुणों को बदल देगा, और ऐसे परमाणु को या ऐसे परकार्यात्मक समूह, ऐसे परमाणु को या ऐसे परमाणुओं के ऐसे समूह को परकार्यात्मक समूह कहते हैं। परकार्यात्मक मतलब जो अ, जिसके होने से, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जिसके आने से उस श्रृंखला के या उस यौगिक के गुण बदल जाते हैं। अब वो यौगिक जो है वो उस परकार्यात्मक समूह के अकॉर्डिंग ही, उसी के हिसाब से ही अपनी रासायनिक क्रियाएं देगा। यह तो ये अभी मैं आपको प्रकारात्मक समूह बता रही हूँ। ये विषम परमाणु और वे प्रकारात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं, उन यौगिकों को ये विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। और ये जो गुण हैं ये कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। अब जैसे मैंने लिख दिया कि ये मैंने एक लिखा, यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है। अब मैं एक और लिख देती हूँ जहाँ पर कि 2 कार्बन है, इस तरह से। यहाँ पर 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। तो अब जो गुण है ना इन दोनों के काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते होंगे, इसके भी और इसके भी, क्योंकि दोनों में सेम प्रकार्यात्मक समूह है। और अब इनके गुण जो है ना, कार्बन इस श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है और इसके अंदर 2 कार्बन है, तो इनके गुण जो हैं अब कार्बन की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, ये अब निर्भर कर रहे हैं इस परकार्यात्मक समूह की उपस्थिति पर। तो इसलिए इन्हें परकार्यात्मक समूह कहते हैं। अब आप ये इसकी परिभाषा को ध्यान से देखिए। वे विषम परमाणु या परमाणुओं के समूह जिनके जो जिस श्रृंखला में उपस्थित होते हैं या जिन यौगिकों में उपस्थित होते हैं, उन्हें विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, इन्हें परकार्यात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, तो ये परकार्यात्मक समूह एकल आबंध के द्वारा भी जुड़ सकते हैं कार्बन के साथ, द्वि आबंध के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। तो अभी हमने हैलोजन तो हमने देखा ही है। हैलोजन में मेनली जो है वो आते हैं क्लोरो और ब्रोमो, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इनका नाम बदल जाता है। जैसे अगर मैं ये लिख रही हूँ, ये मैं लिख रही हूँ मैथेन, इसका नाम है मीथेन। तो अगर मैंने यहाँ एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसीलिए यहाँ पर हेलो लिखा है, हेलो, कि ये हेलो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरोमीथेन नाम भी बदल गया इसका। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट जो है, अगर विषम परमाणु हैलोजन है, हैलोजन में भी क्लोरीन या ब्रोमीन है, अगर विषम परमाणु ऑक्सीजन है तो ये 4 तरह के परकार्यात्मक समूह हो सकते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये उन यौगिकों के नाम हो जाएंगे। जैसे अभी क्लोरो मीथेन था, अगर ये इसमें हमने ये लगा दिया, ये हमारा है मीथेन, अगर यहाँ मैंने मीथेन में एक कार्बन हटाकर
एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर OH लगा दिया तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा एल्कोहल। इसे हम कहेंगे ये एल्कोहल है। इसे हम क्या कहते हैं? एल्केन। और इसे हम कहेंगे कि ये एल्कोहल है। ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन है, एक कार्बन के कारण ये है मीथेन, और इसका का नाम अब हो जाएगा मीथेनॉल। आपको सिर्फ ये अभी समझना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। ये हमने दूसरा प्रकार्यात्मक समूह किया है। पहला प्रकार्यात्मक समूह हमारा हैलोजन था, जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकते हैं। दूसरा प्रकार्यात्मक समूह जिसमें विषम परमाणु क्या है? ऑक्सीजन है, उसका नाम है एल्कोहल, और प्रकार्यात्मक समूह है OH। ओके। अब एक और प्रकार्यात्मक समूह हम करते हैं, उसमें भी विषम परमाणु क्या है? ऑक्सीजन है, और जो यौगिक बनेगा उसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड। और उस प्रकार्यात्मक समूह का ये सूत्र है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ज़्यादातर इसको ऐसे लिखा रहता है, लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं ना तो इससे जो है ना गलत हमें समझ में आता है। कैसे? हमें ये लगता है कि कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा होता है ये, लेकिन हम इसको फिर भी शॉर्ट फॉर्म में CHO लिख देते हैं, ऐसा दिखाने के बजाय। तो ये नहीं है, आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी एक आबंध नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बनाएगा और हाइड्रोजन जो है वो 1 बनाएगा, जो कि इसमें सही तरह से दिखाया हुआ है। तो एक मैं आपको एल्डिहाइड का सूत्र बताती हूँ। अभी हमारा कार्बन है, ये मैथेन का ही मैं आपको बता रही हूँ। इसमें 4 हाइड्रोजन है। अगर मैं मीथेन का एल्डिहाइड बनाना चाहती हूँ तो कार्बन मीथेन में एक ही होता है, तो मुझे इसमें से एक ये मुझे ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। तो मुझे ये 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। ये तो है मीथेन, और एल्डिहाइड बनाने के लिए 2 ये हाइड्रोजन है और एक हो गया ये। आप देखिए ये वाला ग्रुप है ना, इसमें प्रकार्यात्मक समूह सेम है। तो यहाँ पर आप ये जो आपको लाइन दिखाई है ये आबंध की है। यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई दूसरा कार्बन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये है एल्डिहाइड। मेथेन में से अगर हाइड्रोजन को हटाकर, या मैं कहूँगी कि एल्केन में से या एल्कीन में से या एल्काइन में से हाइड्रोजन को हटाकर अगर ये प्रकार्यात्मक समूह लग जाता है तो वो जो यौगिक है उसको हम बोलते हैं ये एल्डिहाइड है। ओके। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रकार्यात्मक समूह है वो है कीटोन। आपने देखा कि ये तो कॉर्नर पर आ रहा था, हमारा जो CHO था ये कॉर्नर पर आ रहा था। ये मैंने ये बताया था अभी आपको, ये कोने पर है। श्रृंखला एक ही कार्बन है और इस श्रृंखला में ये कॉर्नर पर भी है। लेकिन जो कीटोन है वो देखो श्रृंखला के बीच में आएगा। आप देख रहे हो कि कार्बन के दोनों तरफ ये लाइन लगाई हुई है। इस लाइन का मतलब है कि दोनों तरफ यहाँ पर कार्बन आएगा। तो एक ये मैंने लिखा मेथेन। अब मेथेन से कीटोन बनाना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेथेन में एक ही कार्बन है, जबकि इसमें क्या है? इसमें एक तो ये कार्बन है ही प्रकार्यात्मक समूह में, और 2 कार्बन दोनों साइड पर आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो आपने लगाना ही है और दोनों तरफ कार्बन लगाना है एक एक। और कार्बन की संयोजकता, चतुर्संयोजकता को पूरा करने के लिए हमें इसके साथ हाइड्रोजन भी लगाने पड़ेंगे। तो जो सबसे छोटा कीटोन है ये बन गया कीटोन। ये है एल्केन जिसका नाम है मीथेन। ठीक है। इससे हमने ये नहीं बनाया है, ये 1 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का है। इसका नाम है कीटोन। मैं यौगिक का नाम बता रही हूँ आपको। इन ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है? ऐसे यौगिकों को एल्केन कहा जाता है, और ऐसे यौगिकों को जिसमें ये प्रकार्यात्मक समूह हो उन्हें कीटोन कहा जाता है। इसके बाद एक और प्रकार्यात्मक समूह है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल यौगिक बनाने वाला COOH। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम ज़्यादातर ऐसे लिख देते हैं, वैसे ही इसको ज़्यादातर ऐसे लिख दिया जाता है। तो इसमें एक जो ऑक्सीजन है वो तो द्विआबंध बना रहा है कार्बन के साथ, और दूसरा ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एकल एकल आबंध बना रहा है, ये वाला।
तो अब मैं इसको भी मीथेन से बनाऊंगी। ये है मीथेन, जिसको कि हम ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और इसमें अगर मैं ये वाला परकार्यात्मक समूह लगा दूं तो कार्बन तो ये है ही, तो ये हो जाएगा कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये, और इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपने ये ध्यान रखना कि कौन सा प्रकारात्मक समूह आता है तो यौगिक का नाम क्या हो जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल तो आपको याद होना चाहिए कि इसका जो प्रकारात्मक समूह है वो ये है। अगर मैं कह रही हूँ अल्कोहल तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल तब होगा जब उसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में OH प्रकार्यात्मक समूह होगा। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि प्रकार्यात्मक समूह अगर ये वाला आ रहा है तो यौगिक का नाम क्या हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ तो आबंध बनाता ही है, दूसरे तत्वों के साथ भी वो आबंध बना सकता है, दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ भी वो आबंध बना सकता है। और ऐसे दूसरे तत्वों के परमाणु या परमाणुओं के समूह जिनकी उपस्थिति से यौगिक के गुण बदल जाते हैं, या हम ये कहें कि जिनकी उपस्थिति उस यौगिक को कुछ खास गुण प्रदान करती है, ऐसे विषम परमाणु या परमाणुओं के समूह को परकार्यात्मक समूह कहा जाता है। तो हमने ये 5 परकार्यात्मक समूह यहाँ पर देखे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है समजातीय श्रेणी। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब जितने भी कार्बन के यौगिक है ना, उन सभी में सेम प्रकारात्मक समूह है। और अगर हम उनको रखें एक तरीके से तो पहले हम रखेंगे जिसमें कि 1 कार्बन हो, फिर हमने रखा 2 कार्बन वाला, फिर 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला। इस तरह से जब उनको हम रख देते हैं तो वो पूरी समजातीय श्रेणी बन जाती है। अगर मैं बात करूं एल्केन की तो सबसे छोटा एल्केन है मीथेन। अगर मैं ये है 1 कार्बन वाला एल्केन, मैं 2 कार्बन वाले मीथेन की 2 कार्बन वाले एल्केन का फॉर्मूला लिखती हूँ C2H6, इसका नाम है एथेन। फिर मैं लिख रही हूँ 3 कार्बन वाला एल्केन C3H8 जिसका नाम है प्रोपेन। 4 कार्बन वाला एल्केन जिसका नाम है ब्यूटेन C4H10। ऐसे ही और भी हैं। अब आप इनमें अंतर देखिए। अगर आप इन दोनों में अंतर निकालो, दोनों ही कार्बन और हाइड्रोजन के बने हैं। ओके, इन दोनों में कार्बन का कितना अंतर है, 1 कार्बन का अंतर है। और अगर आप देखो हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन का अंतर है, 2 हाइड्रोजन का अंतर है। तो क्या अंतर हुआ दोनों में, CH2। अब आप इन दोनों में देखो, इन दोनों में कितने कार्बन का अंतर है, 1 कार्बन का। हाइड्रोजन कितने अंतर है, 2 हाइड्रोजन का। तो इनमें भी कितना अंतर हुआ, CH2। आप अगले 2 में देखो, प्रोपेन और ब्यूटेन में, इनमें भी CH2। तो जो समजातीय श्रेणी होती है उसके उत्तरोत्तर जो यौगिक होते हैं, उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक जो अगले आते हैं, उन यौगिकों में क्या अंतर होता है, इनमें एक CH2 इकाई का अंतर होता है। मीथेन, इथेन, कोई भी, ये तो मैंने आपको एल्केन का उदाहरण दिया है ना, मैं आपको एल्काइन का उदाहरण देती हूँ। आप एल्काइन को देखिए और समझिए समजातीय श्रेणी क्या है। मैं लिख रही हूँ यहाँ सभी एल्काइन के सूत्र, कुछ एल्काइन के सूत्र लिख रही हूँ। पहला एल्काइन जिसका नाम है एथाइन। एथाइन का जो सूत्र है, आपको अगर इसका सामान्य सूत्र याद है जो मैंने बताया था, CnH2n-2, तो एथाइन में कार्बन होते हैं 2, इसका सूत्र है C2H2। उसके बाद 3 कार्बन वाला एल्काइन है प्रोपाइन, और इसका सूत्र है C3H6। उसके बाद C3H4। उसके बाद 4 कार्बन वाला ब्यूटाइन, और इसका सूत्र है C4H6। 5 कार्बन वाला है पेंटाइन, और इसका सूत्र है
C5H8। आप इनमें अब वैसा ही बिल्कुल डिफरेंस फाइंड करो, कितना अंतर है उत्तरोत्तर जो यौगिक आ रहे हैं उनमें, इन दोनों में और फिर इन दोनों में। आपको दिखेगा कि इसमें जो अंतर है इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में, वो भी CH2 है। सेकंड और थर्ड में है, फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड और थर्ड में जो है वो भी CH2 है, और थर्ड और फोर्थ में वो भी CH2 है। तो सभी में कितने इकाई का अंतर है? CH2 इकाई का अंतर है। तो मैं ये आपको समझाते श्रेणी की कुछ विशेषताएं, कुछ मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। तो उसमें पहला पॉइंट है कि समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर यौगिकों में CH2 इकाई का अंतर होता है। अब हम यहाँ पर इनके आणविक द्रव्यमान की तुलना करते हैं। आणविक द्रव्यमान की तुलना, अगर इनमें CH2 इकाई का अंतर है तो CH2 का द्रव्यमान आप निकालो। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12 और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1। कितने हैं इसमें? 2। टोटल जो है वो है 14U। टोटल अंतर है इसमें 14U। क्या? अरे नेट चाहिए। तो इनमें अंतर है, इनके जो द्रव्यमान में अंतर है उत्तरोत्तर यौगिकों के, वो है 14U। तो पहला पॉइंट था कि CH2 इकाई का अंतर है उत्तरोत्तर यौगिकों में, और दूसरा पॉइंट है उत्तरोत्तर यौगिकों में जो उनके द्रव्यमान में 14U का अंतर है। और तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी समजातीय श्रेणी के जितने भी यौगिक हैं उन सब के रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो समान होते हैं। ज़्यादातर बिल्कुल वो एक ही तरह के उत्पाद बनाते हैं जब वो किसी एक ही यौगिक के साथ या एक ही दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो सीधा सीधा इसका ये मतलब है कि इन ये सभी यौगिक जो एक ही समजातीय श्रेणी से संबंध रखते हैं वो एक ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि अगर आप समजातीय श्रेणी के यौगिकों के भौतिक गुण की तुलना करेंगे तो उनके भौतिक गुण, जैसे हम बात करते हैं अगर क्वथनांक की या गलनांक की, तो वो जैसे जैसे श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, यानी कि उनमें उपस्थित कार्बन के परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, तो उनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते चले जाते हैं और उनका आणविक द्रव्यमान तो बढ़ेगा ही। तो ये है समजातीय श्रेणी। तो इसमें आप देख सकते हैं यही बताया हुआ है कि इनके आणविक द्रव्यमानों में अंतर, टोटल द्रव्यमानों में अंतर कितना हमने निकाला था अभी? 14U। इसी तरह से एल्कीन की बताई हुई मैंने आपको एल्काइन की समझाई है। ये एल्कीन की है। पहला सदस्य है एथीन जिसका सूत्र है C2H4, और उसके बाद है C3H6, ये है प्रोपीन, ये ब्यूटीन, ये पेंटीन। इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है, आप चेक कर सकते हैं लाइन में लिखकर इनको। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? तो सेम है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो एल्कीन है उन सब का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। और एल्केन का रासायनिक जो सामान्य सूत्र है वो क्या है? CnH2n+2। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एल्केन में जो n की संख्या n है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरह से, जबकि एल्कीन और एल्काइन में n जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि एक कार्बन वाला ना तो एल्कीन होता है ना ही एल्काइन होता है। और इसके बाद जो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, आणविक द्रव्यमान कैसे बढ़ेगा? कार्बन के परमाणुओं की जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उस श्रृंखला की लंबाई बढ़ेगी और उनका आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा, तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। यही मैंने आपको बताया था।
कार्बन के परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो उनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। किसी विशेष विलायक में विलेयता, किसी एक विलायक में घुलनशीलता जो है वो भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दिखाते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं उसमें वो सदैव एक समान बने रहते हैं। ठीक है, यही मैंने आपको पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो 2 पॉइंट्स, एक तो इनके बीच में CH2 इकाई का अंतर है, दूसरा इनके द्रव्यमान में, आणविक द्रव्यमान में 14 U का अंतर है, तीसरा जो है वो इनके भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है, और जो फोर्थ है इनके रासायनिक गुण एक समान बने रहते हैं। ये 4 पॉइंट्स आपको समजातीय श्रेणी के याद रखने हैं, और समजातीय श्रेणी की परिभाषा भी आपको याद रखनी है, जो है कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। हमने जो उदाहरण देखे हैं यहाँ पर समजातीय श्रेणी के एल्केन के, एल्कीन के और एल्काइन के, लेकिन जो हमने दूसरे प्रकार्यात्मक समूह अभी कुछ देर पहले किए, वो जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब की भी समजातीय श्रेणी हम बना सकते हैं, जो आपके अभी आपके सिलेबस में इतना नहीं है। सिर्फ आपको समजातीय श्रेणी का मतलब पता होना चाहिए, उदाहरण पता होने चाहिए, और उनके जो मेन कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जो उनकी विशेषताएं हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप अच्छे से करें, और कोई भी इसमें दिक्कत है, कुछ भी परेशानी आपको प्रॉब्लम है प्रकारात्मक समूह से रिलेटेड या समजातीय श्रेणी से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं।